Assalamu alaikum class 9. This is our lecture 14 and we are doing our book exercise of chapter 11. Today we will discuss adverb clause and solve the relevant or related exercise from page 118 and 119. You must have your books in your hands. First of all, look at the page 118, definition of adverb clause. आपको मैंने पहले बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि जितनी डेफिनेशंस गिवन होती हैं उनको बहुत अच्छी तरह से देखना है. जो एग्ज़ाम्पल है इट मस्ट बी द फोकस्ड एरिया, क्योंकि पेपर्स में यूजुअली एग्ज़ाम्पल्स में से पिक किया जाता है. एडवर्ब क्लॉज को अगर आप देखें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्लॉज क्या है. क्लॉज और फ्रेज का डिफरेंस अपने माइंड में आप क्लियर करें कि क्लॉज में क्या है. क्लॉज मस्ट हैव वर्ब. क्लॉज में वर्ब आपके पास ज़रूर नज़र आएगा आपको, जबकि फ्रेज में वर्ब नहीं होता. और एज इट्स क्लियर फ्रॉम द नेम, एड वर्ब मीन कि ये वर्ब के बारे में फ़र्दर डिटेल है, फ़र्दर इंफॉर्मेशन है कि एक्शन कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस वजह से, कितनी शिद्दत से, कितनी मर्तबा और कहाँ हुआ. ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं. एन एडवर्ब क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब. ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि वर्ब का काम करेगा, एडवर्ब का काम करेगा. इट यूजुअली बिगिंस विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अब ये आपके पास इसकी एक पहचान है कि रिकग्निशन आ गई है इसको देखने के लिए कि एडवर्ब क्लॉज की बिगनिंग जो है, आपको ये तो मालूम ही है कि जो भी सेंटेंस है की फॉर्मेशन होगी उसमें मेन क्लॉज होगी और डिपेंडेंट क्लॉज होगी, और ये कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये स्टार्ट हो रही होगी जो एडवर्ब क्लॉज है. such as after, because, until, where, while, unless, as, when, since, if, though, wherever वगैरह. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी आप पहले एफओजी में अपने कर चुके हुए हैं सारा, क्योंकि आपने वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फैन वॉइस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सब पहले पढ़ी हुई हैं. लेकिन फिर भी आप एक दफ़ा इसे इन्हें रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी हैं. एग्जांपल इसकी आप देखें. ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगैन लेट. उसने पहले ख़त्म कर लिया अगरचे उसने लेट शुरू किया था. इसी के बाद आपके ये इसके एग्जांपल है, उसमें आप देख लें कि जो मेन क्लॉज है आपकी, ही फिनिश्ड फर्स्ट, उसने पहले ख़त्म कर लिया. दो से जो आपका बोल्ड पार्ट है और ये अंडरलाइंड भी है, ये शो कर रहा है कि दो आपका इसके अंदर इंक्लूड है. और जितनी भी आपकी एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज होती हैं, ये तमाम डिपेंडेंट क्लॉजेज़ होती हैं. ये बात आपने जहन में रखनी है. नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, जितनी क्लॉजेज़ आप पढ़ेंगे ये सारी की सारी, या कंडीशनल क्लॉजेज़, इफ़ क्लॉज होती है, ये तमाम डिपेंडेंट क्लॉजेज़ कहलाती हैं. डिपेंडेंट क्लॉजेज़ होती हैं, दूसरे सेंटेंस को कंप्लीट कर रही होती हैं. अब नेक्स्ट आपका सी पार्ट है. अंडरलाइन एडवर्ब क्लॉजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑल्सो एनसर्कल द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अब इसमें आपने करना ये है कि जितने भी आपके सेंटेंसेस गिवन हैं उसमें से आपने देखना है कि जो सेंटेंस का पार्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है उस वहाँ से लेके आपने कंप्लीट सेंटेंस को अंडरलाइन करना है, कंप्लीट थॉट को, और उसको जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसे सर्कल करना है. अब जैसे आपको ये सॉल्व वन नज़र आ रहा है. फर्स्ट वन इज़ यू मे सिट वेर एवर यू लाइक. आप जहाँ चाहे बैठ सकते हैं. यू मे सिट आपकी कंप्लीट थॉट है, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और वेर एवर यू लाइक आपकी डिपेंडेंट क्लॉज है. और वेर एवर आपका सर्कल होगा, एंड सर्कल होगा वो कौन सा पार्ट है, आपकी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और बाकी अंडरलाइन है. नेक्स्ट है ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड. ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड. ये वैसे आप गौर से देखें तो इसमें क्या है, इफ़ आपका सर्कल हो जाएगा और बाकी आपकी अंडरलाइन है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड पूरा पार्ट. और नेक्स्ट देखो, वी शैल वेट हेयर अंटिल यू कम. अंटिल सर्कल होगा और अंटिल यू कम यहाँ तक पूरा आपका अंडरलाइन है. फोर्थ में आई डिड नॉट बाय इट, यहाँ तक आपका ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और फिर बिकॉज इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज एंड सर्कल और बाकी अंडरलाइन, इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव. द फिफ्थ वन इज़ डू इट बिफोर यू फॉरगेट. डू इट, इट्स कंप्लीट थॉट, ऑर्डर है. बिफोर यू फॉरगेट, इससे पहले कि आप भूल जाओ. बिफोर आपका क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, और ये पूरा अंडरलाइंड है. अब इसमें से
एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि पेपर में ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें एज़ इट इज़ आएँ। अब ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन, और आपने उसी के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से हो सकता है कि आपको जस्ट वेयर एवर अंडरलाइन दे के पूछा जाए कि ये कंजंक्शन पूछा जाए कि ये पार्ट्स कौन से हैं, यानी कि ये द अंडरलाइन पार्ट इज़ एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, सिंपल ये पूछ लिया जाए। फिर हो सकता है कि यही पार्ट वेयर एवर को अंडरलाइन करके आपसे पूछ लिया जाए कि ये आपकी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, या कि एडवर्ब है, या क्या है, ये पूछा जा सकता है। फिर ये पूरा पार्ट अंडरलाइन हो के आपसे पूछा जा सकता है कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, या फ्रेज़ है। ठीक है, इस तरह से ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है वो यूँ भी पूछा जा सकता है, यू मे सिट, ये पार्ट भी अंडरलाइन पूछा जा सकता है आपसे कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जितने कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें आपने पढ़ी होंगी वो किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह से आपसे उसके बारे में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको हर तरह से रेडी रहना है। क्वेश्चन सेंटेंस 2 में देखें, ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड। आपको फ़ौरन ये आपको रिकॉल करना चाहिए कि आपने ये कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़े थे, तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये आपका एक कंडीशनल सेंटेंस भी है। ही विल पास इफ़ ही वर्क्स हार्ड, कैसे, ये आपका कौन सा कंडीशनल है, दिस इज़ कंडीशनल 1। क्यों, ये इफ़ से आप आ रही आपकी डिपेंडेंट क्लॉज शुरू हो रही है, ये वाली इफ़ ही वर्क्स हार्ड, और इसमें एक में साइड पे जो इफ़ क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और जो आपकी मेन क्लॉज है वो कौन से है, फ्यूचर टेंस में है। तो आपको कंडीशनल 1 की पहचान पता है कि उसमें सेंटेंस का एक पार्ट जो है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा फ्यूचर में, या सिंपल प्रेजेंट में होता है और फ्यूचर में। ये सारी चीज़ें हैं जिस तरह से पूछी जा सकती हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। Yes, this is page 119 and part D, supply suitable adverb clauses। यहाँ पे आपने suitable adverb clauses उसमें ऐड करनी है। The first sentence is nobody likes him। nobody likes him, कोई भी उसको पसंद नहीं करता। अब आगे आपने उसकी कोई भी रीज़न बतानी है। अभी मैं आपको जो बता रही हूँ वो आप साथ साथ लिखते जाए। एक्चुअली मेरे पास बुक में कुछ इसका इम्प्रेशन बैक से आया हुआ है, इसलिए बहुत क्लियर नहीं है, यहाँ से पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप लोग साथ साथ नोट डाउन करो। नोबडी लाइक्स हिम बिकॉज ही इज़ अ लॉयर, बिकॉज ही इज़ अ लायर। अगर कोई झूठा है तो कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। शी सिंग्स एग्जैक्टली, वो बिल्कुल गाती किस तरह से, एज अ प्रोफेशनल सिंगर, आप ये भी कह सकते हैं शी सिंग्स एग्जैक्टली एज अ प्रोफेशनल सिंगर, या वट एवर शी लिसन्स, जो कुछ भी वो सुनती है। She sings exactly whatever she listens. I will not go out until you return. आप ये भी कह सकते हैं, जब तक आप नहीं आओगे मैं नहीं जाऊँगा। I will not go out until you return, या कह सकते हैं आप until I complete my task. Until I complete my task. ये यहाँ पे देख लें आप, I will not go out एक दफ़ा आपने फ्यूचर में यूज़ कर लिया, तो नेक्स्ट आप उसको ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में आप प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में यूज़ लिखेंगे। It shall remain, आगे it shall remains it shall remain same, it shall remain same until someone replace it, या it shall remain until someone replace it। अगर सेम नहीं भी आप लगाते तो उस ठीक है। और नेक्स्ट इज़ as he had bad company I spoke to his brother, as he has bad company, as he had bad company I spoke to his brother। और इस सेंटेंस के बारे में मैं आपको बता दूं कि as he had bad company I spoke to his brother, ये इसको ध्यान से देख लें कि ये आपका वर्ब करेक्शन के सेंटेंसेस में भी आ जाता है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे आपका I spoke to his brother कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट पार्ट में भी कोई ना कोई पास्ट इवेंट या पास्ट चूज़ करना होगा।
एज ही हैड बैड कंपनी है